दलित राजनीति, तो दलित राजनीति जाति की राजनीति हो गई। राजनीति पर बड़ा चर्चा हो रही है। उसका एक कारण यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से टूटी है और लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हुआ। और ये दलित राजनीति शब्दावली का उस समय आविर्भाव हुआ जब बहुजन समाज पार्टी एक ताकत बनकर के उभरी थी। अब इसमें नाम चाहे कुछ दे दिया जाए दलित राजनीति, तो कहने का मतलब कि क्या और समाज के लोग वोट न दें, इसका यह मतलब है कि जाति व्यवस्था है और जिसके तहत दलित सबसे नीचे पायदान में है, बाकी 85% अगर आदिवासी को मिला दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 75% हमें वोट नहीं देंगे। या मुस्लिम को मान लो अपने तरफ हम शामिल कर सकते हैं तो 15% उनको कर दिया जाना चाहिए, तो हम 60% तक 40% तक ही आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। हालांकि आदिवासी समाज कुछ जगह पर जगह हुआ है, उसको इन चीजों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, अपने अधिकार से, आरक्षण से या किसी और चीज से। रही बात है दलित राजनीति, तो दलित राजनीति जाति की राजनीति हो गई। मुझे याद है कि बचपना में जब रामविलास पासवान जी बात को कहते थे पूरा देश मानता था। बाबू जगजीवन राम जी पूरे देश के दलित के नेता थे, बूटा सिंह जी पूरे देश के दलित के नेता हुआ करते थे। लेकिन क्या कारण है कि नाम तो दलित राजनीति, लेकिन आकर के जातियों पर टिक गया है। अगर पासवान समाज का बेस वोट न मिले तो लोक जनशक्ति पार्टी खत्म है। यही बहुजन समाज पार्टी का चमार जाटों का वोट न मिले तो खत्म है। तो दलित राजनीति कहा जाए कि नहीं कहा जाए, अब किसकी गलती है हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत से ही काशीराम जी ये कहते थे कि सभी जातियां अपने जाति को गोलबंद करें। राजभर भी गोलबंद हुए और पासी भी हुए और आपका मौर्य, सैनी, यादव, कुर्मी सब गोलबंद हुए और सब बसपा के साथ जुड़े, निषाद भी जुड़े और सब जातियों के संगठन बने हुए थे। अब ठीक है, अगर सभी जातियों को अगर सम्मान दिया गया होता, समावेश किया गया होता तो छितकती ना और हटती ना। बीएसपी के साथ तो बहुत सारे उपजातियां बैकवर्ड के, दलित के सब जुड़े हुए थे। अब उनके जातियों को संगठन तो खड़ा कर दिया था एक समय, लेकिन जब कुर्सी एक लगी या दो लगी तो भड़क गए। जब एमपी नीचे बैठ रहे हैं, एमएलए नीचे बैठ रहे हैं, तो कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं भाई? यही तो मैनुवादी व्यवस्था है। और टिकट लेकर के पैसा दे रहे हो। पासवान जी को मैं इतना कह सकता हूं कि जितना आवाज उन्होंने उठाई है बहुत कम लोगों ने उठाई है और संसद में हमेशा बोलते रहे और एक समय देश के नेता थे। लेकिन धीरे धीरे जात पात इतना बढ़ा, उपजाति इतना बढ़ा, इतना बढ़ते पासवान जी भी नेता बिहार में पासवान तक ही रह गए, जबकि शुरुआत ऐसा नहीं था। उन्होंने इस तरह से जाति के आधार पर कोई काम नहीं किया था। जब भी संसद में बात उठाई, पूरे देश के लोगों की बात उठाई, पूरे दलित समाज की बात उठाई। लेकिन विडंबना हजारों वर्ष की इस समाज की ऐसी संरचना है। हम लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय वाले हैं, समता मूलक समाज वाले। हमसे ज्यादा जातिवादी कौन हो सकता है? डॉक्टर अम्बेडकर को एक ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय नहीं असफल कर सकता, क्योंकि सीधी बात है, डॉक्टर अम्बेडकर उनके लिए काम भी नहीं किए और वो उनके विचारधारा में अब यकीन भी नहीं करते। अपवाद को छोड़ दिया जाना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था जाति विहीन। तो क्या हम जाति विहीन हो पाए? अब और बढ़ता जा रहा। खटीक अपना संगठन बना लेगा तो वाल्मीकि अपना बनाएगा और पासी अपना है, कोली अपना है, धनगर अपना है। ये पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे आया है। कभी कभार जयंती हुई या कोई सेमिनार हुआ, कोई समस्या हुई तो सब जरूर इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी नेता लोग इकट्ठा होते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। और एक बात और है, दूसरी बात है कि हो सकता कोई मेरी बात को बुरा माने, लेकिन कब तक सच्चाई को छुपाओगे?
छुपाते छुपाते तो खत्म कर लिया अपने आप को। अगर 16% दलित इकट्ठा हो गए होते तो आज एक ताकत होती। कोई 3% का नेता, कोई 1% का, कोई आधा % का, कोई 10% का, कोई 12% का, इससे चुनाव नहीं जीत जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी नेता जो अपने आप को दलित नेता कहता, मैं उन्हीं का उदाहरण देता हूं। जिस संगठन का वो नेतृत्व करते हैं उस संगठन की सूची आप निकाल कर देख लीजिए और सूची से पता लग जाएगा कि ये अम्बेडकरवादी है, फूले साहू वाला है, कि जुबान से ही समता मूलक और दलित और कहा जा सकता है कि बहुजन का नारा, उसी के बिरादरी के लोग 100% पदाधिकारी होंगे, इर्द गिर्द में होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष। ये अम्बेडकरवाद नहीं है, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नहीं है, जाति विच्छेद नहीं है, जाति निषेध नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और अम्बेडकरवाद में अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों एक विपरीत दिशा में है, कतई विपरीत दिशा में है। ये इस पर भी कोई चौंक सकता है मेरी बात को, क्योंकि उन्होंने तो जाति विहीन समाज की बात की कि जाति का निषेध होना चाहिए, और यहां तो जातियों के संगठन खड़ा हुए। तो कहा नाम लेने से अलग बात है, नाम लेने से मदद मिल गई, कुछ विचारधारा भी मिल गई। तो जो दलित राजनीति की इस समय हालत है बहुत खराब है। ये कहा जाए कि राजनीति है ही नहीं। बेहतर होगा कि पुराने समय में लौटे, 90 के पहले, जब एक मुफ्त एक जगह दलित रहते थे और तभी के सारे अधिकार का अभी उपयोग किया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है। आज हम आज खड़े हुए हैं, तो आरक्षण लागू न हुआ होता तो मैं न खड़ा होता। इन 90 के पहले चाहे पदोन्नति में आरक्षण है, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, उसमें नौकरी मिली, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़े हुए, सरकारी विभागों का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, उसमें नौकरी मिली, तमाम यूनिवर्सिटीज IIT सब बनी, उसमें रिजर्वेशन मिला, मेडिकल कॉलेजेस बने, या स्पेशल कंपोनेंट ट्राइबल सब प्लान है, या कहा जा सकता है भूमियों को भूमि। ये सब 1990 के पहले से, तो जब तक ये बहुजन या दलित राजनीति नहीं है। दलित राजनीति से मिला क्या है? मैं जानता हूं कि इससे कुछ जागृति जरूर हुई, लेकिन जिस आदमी के पास साधन नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, आमदनी का जरिया नहीं होता, तो 2-4 साल में ही वो जो जागृति है वो खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, सबसे हालत खराब है, तो कहां सशक्तिकरण हुआ? सशक्तिकरण तब होता वहां जमीन सुधार कानून लागू होता, जमीन दी जाती, वजीफा बढ़ाया जाता, ज्यादा हॉस्टल बनाए जाते, लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता, मिलिटेंट बनाया जाता, मुद्दे की लड़ाई लड़ी जाती, खाली पदों के ऊपर भर्ती होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनाए जाते, वाइस चांसलर भी बनते, हाई कोर्ट में जो जजेज हैं इस वर्ग से भी आते हैं, और जो एडवोकेट का एक बहुत बड़ी लंबी टीम होती है, उसमें SC ST OBC भी रखे जाते। तो भागीदारी होती, भागीदारी तो हुई नहीं। तो एक ऐसा सपना बेचा गया, जैसे मोदी जी सपना बेचते हैं, जो 60 साल में नहीं हुआ 60 महीने में होगा। वो क्या होगा? कुछ नहीं। हिंदुत्व या विशाल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब इमोशनल नारे थे। ये सपना बेचने की बात, ऐसे सपना BSP ने बेचा। हम हुक्मरान बनेंगे, हमें जरूरत क्या है मांगने की, हमारी सब कुछ छिन जाए, और छिन भी गई। पदोन्नति में आरक्षण भी छिना, सब कुछ गया और सारे अधिकार गए। कभी न सड़क पर उतरे, न कभी संसद में, न विधानसभा में कहीं। जो दलित राजनीति की स्थिति है आज यही है। इससे मिला क्या? एक मानसिक सुख मिला, लेकिन मानसिक सुख तभी तक जब तक कब तक बिना रोटी कपड़ा मकान साधन के कब तक मानसिक सुख रहेगा? 2-4 साल प्रभाव हो सकता है। ब्राह्मणों को गाली दे दो 2-4 साल तक, उसके बाद में तो लौट के वहीं आना है। यही स्थिति हुई है, यही स्थिति है, तो बड़ी दुर्गति है। तो दलित राजनीति ऐसा कोई अलग से है नहीं। अगर जिसने नाम दिया तो उसका मिला नहीं, बल्कि हमें नुकसान हुआ। तो इसलिए बार्गेनिंग पावर हमारी खत्म हुई, सौदेबाजी की ताकत हमारी खत्म हुई। तो पुनर्विचार करने की जरूरत है, सोचने का विचार। 30-40 साल में बहुत नुकसान हो गया।
30 साल में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 30 साल के बाद वैसे 5 साल में 10 साल में लोगों को सोच लेना चाहिए। 30 साल नहीं सोच पाए। 30 साल से सब कुछ बंद ही होता जा रहा, सारा निजीकरण होता जा रहा, संविधान भी खत्म ही करीब करीब हो गया, सेकुलर कैरेक्टर खत्म होता जा रहा, और भी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके पहले सोच लेना चाहिए, पुनर्विचार कर लेना चाहिए, और जिससे कुछ मिल सकता है, आप वोट दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो उससे मिल ले कुछ। जब तक भौतिक समर्थन नहीं मिलता है, भौतिक हमें प्राप्ति नहीं होती है, तो दिमाग, अकेले दिमाग चलाने से न हमें दवा मिल जाएगी, न हमें रोटी मिलेगी, न कपड़ा मिलेगा, न मकान मिलेगा, न हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, न हमारे पास में घर और बंगलों होंगे, न सत्ता में भागीदारी होगी, न मीडिया में भागीदारी, कहीं नहीं होगी। बकबकाएंगे जरूर, गाली जरूर देंगे। वो दौर 30 साल तक चलता रहा। अब बहुत तेजी से इस दौर को बदलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, सूली पर चढ़ा दिया कि नीतीश कुमार को तुम छोटा करो, और किया अलग से। हालांकि समझदार इनके पिताजी होते तो समझदारी का काम लेते। मोदी या अमित शाह जितना भी ये भड़काते, एक सीमा तक इनको जाके रुक जाना चाहिए था। अलग से लड़ने का फैसला लिया बिहार के चुनाव में, नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा पार्टी के दांव लगा दिया, पार्टी को दांव पे लगा दिया, तो इस समय अमित शाह और मोदी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि एलजेपी को टूटने नहीं देना चाहिए था। एक फोन उठा करके अगर डांट देते नीतीश कुमार को, खबरदार, तो एलजेपी को नहीं तोड़ना है, तो कोई मजाल नहीं था। तो ये मनवादी व्यवस्था हमेशा इस्तेमाल किया है और फेंक दिया है। तो हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम अगर वोट देते हैं तो मुद्दे पर वोट दें, अधिकार के लिए वोट दें। हम भी भावना में बह गए। तो आज किस तरह से इन्होंने इतिहास को दोहराया, पुष्यमित्र सिंह को किस तरह से, पुष्यमित्र सिंह ने किस तरह से मारा था, फिर वही इतिहास। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए अखिलेश से मिल लेता है तो अखिलेश सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के एमएलए अगर बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, वो जीत भी जाता है, तो भी कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये है किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का भाजपा का रवैया। मैं तो भाजपा के अंदर रह करके भाजपा के खिलाफ रहा, भाजपा ही नहीं हो पाया। सुश्री मायावती गैर भाजपा में न रह करके सबसे बड़ा भाजपाईकरण हुआ उनका। आप देख लीजिए हर चीज पर। तो अब समय आया कि फिर से सोचे, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े। हमारा सामाजिक संगठन है, उसकी एक सीमा है, परिसर की सीमा है, हम लड़ रहे हैं, सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन इसका राजनीतिक सोल्यूशन ही है कि जिस पार्टी से हमें मिले उसी पार्टी को जाना चाहिए। और जिस पार्टी ने हमें दिया, यहाँ तक सब माना कि कुछ कमी रही, खामियां रही, कमी रही, लेकिन दूसरे ने क्या दिया, दूसरा कोई उदाहरण दे दे। गलतियां तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरा अगर कोई दे तो बताए। तो मैं यही कहूंगा कि ये दलित राजनीति में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा भावनात्मक बातें होती। हमें जरूरत है समर्थवान बनने की, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। न्यायपालिका में भी भागीदारी होनी चाहिए, सत्ता में भी भागीदारी होना चाहिए, सब जगह भागीदारी। और भागीदारी संभव है, भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए और एक होना चाहिए। जाति व्यवस्था अगर उपजातिवाद हम लोग करें और उसके बाद में कहें हम जय भीम कहें तो शोभा नहीं देता है। जय भीम वाला नहीं, ये जय भीम ये नहीं है। जय भीम ये नहीं कि जातियों का संगठन आप खड़ा कर दो। जय भीम होता कि जाति को खत्म करो। यही मेरा ये पूरे दलित समाज से आग्रह है। इस पर विचार करें, सोचे और लकीर के फकीर न हो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, आंखें खोलो और जो कसौटी पर खरी उतरे उसको मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो सही है, लेकिन आप लोग तो सोचो, जो मैं कह रहा हूं गलत है, उसमें गलत है तो संवाद के लिए तैयार हो,
नहीं, कम से कम विचार तो करो कि जो अभी तक चला आ रहा और कहीं कही बात, सुनी सुनाई बात कि उसने कह दिया, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा, उस पर चिंतन मनन तो होना चाहिए।